मैं कहूँगा जो एक्सीलेंट आदमी या लड़की है, आप उसको ट्रेनिंग दीजिए फर्दर। जिसके अंदर कमजोरी है उसको मत दीजिए। आपके लाइफ में वो ऐसा कौन सा पॉइंट आया था जब आपको भी डर लगा? 10 लाख रुपए अगर मैंने ये बिजनेस किया और फेल हो गया तो अपने मकान बेचकर अपना ये सब करके और इन दोस्तों से लेके 10 लाख रुपया चुका पाऊंगा। जिस समय मेरे मन में ये आ गया उस समय फिर रिस्क लेने में मुझे कोई हिचक नहीं हुई। मेरे हिसाब से देयर आर 4 की थिंग्स टू सक्सेस। आप में से चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड एक व्यक्ति हो जो अपना काम कर रहा है, छोटा सा धंधा कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है या कर रही हैं, हम सब मैनेजर होते हैं। कोई ना कोई चीज़ को मैनेज करना यानी मैनेजमेंट, मैनेजर। हाउ टू अचीव एक्सीलेंस इन व्हाट यू डू। जो भी चीज़ आप करें इस प्रकार से करें जिसमें आपको एक्सीलेंस हासिल हो, तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे। चाहे सर्विस में हो, चाहे खुद का बिजनेस कर रहे हो, चाहे एग्जीक्यूटिव लैडर में आगे बढ़ना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो सक्सेस। सो आज का विषय ये है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और मुझे आज खुशी है कि मैंने इसी सब्जेक्ट के ऊपर आपसे डिस्कस करने के लिए मुंबई से मिस्टर यूसुफ माचिसवाला को बुलाया है। ये साहब बहुत ही जाने माने एक साइकेट्रिस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं। साइकेट्रिस्ट केवल ये नहीं कि कोई आपकी समस्या हो उसी को ठीक करना, ये भी कॉरपोरेट्स को बताते हैं किस तरह से कि कैसे एक्सीलेंस लाइफ में पाई जाए। और इन्हीं से संबंधित एक चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा उनकी इजाज़त से, कि ये अपने दोनों लड़कों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके दोनों लड़के खुद नहीं चाहते थे डॉक्टर बनना। और उन्होंने समझा कि हमारा टैलेंट क्या है। उन दोनों लड़कों ने समझा कि उनका टैलेंट क्या है अपने अंदर। टैलेंट की बात भी करेंगे आज। तो उनमें से एक बड़ा एक्सीलेंट स्क्रिप्ट राइटर है आज, और दूसरा लड़का इनका एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है। तो ही अलाउड हिज ओन चिल्ड्रन टू डू व्हाट दे वांटेड टू डू। चीयर्स फॉर दैट डॉक्टर। सो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं। मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए। कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा। वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है। ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं, पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं, पर कुछ लोग कमज़ोर हैं वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा,
वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। सो इसके लिए आई वुड से दैट you have to break the conventions, you have to find your own ways and your own means. इसलिए एक बार बीच में कहीं न आगे डिस्कस करेंगे अपन, तो कहीं आता है कि बहुत सी कंपनियां, यानी 99.9% कंपनीज और उनमें काम करने वाले मैनेजर्स जब अपने लोगों को मैनेज करते हैं, और एचआर मैनेजर वो क्या कहते हैं कि सर हमने उनका परफॉर्मेंस रिव्यू किया और इस परफॉर्मेंस में मिस्टर जगदीश वर्मा हैज़ गॉट डेफिशिएंसी, सर नेगोशिएशन स्किल में थोड़ा वीक है सर, सो एंड सो, वो थोड़ा सेल्स पिच में ज़रा मार खा जाता है जी। तो रिव्यू में सबका आ गया कि साहब इनको इस स्थान पे ट्रेनिंग चाहिए, इसको इस पे चाहिए, इसको इस पे चाहिए। लेकिन जो आदमी एक्सीलेंट है, जो आदमी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या लिखा होगा? नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। मैं ये कहता हूं कि ये गलत है आपका तरीका, ये कन्वेंशनल मेथड है। बल्कि मैं कहूँगा जो एक्सीलेंट आदमी या लड़की है, आप उसको ट्रेनिंग दीजिए फर्दर। जिसके अंदर कमजोरी है उसको मत दीजिए, उसके हम और रास्ते ढूंढेंगे उनको ठीक करने के। ये हो गया कन्वेंशन को ब्रेक करना, उसी से ही बिजनेस आपके आगे बढ़ सकते हैं। और जो आप में से एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं वो भी अगर मैनेजर हों, जैसे मैंने पहले कहा कि वो भी मैनेजर ही होंगे, तो उनको भी अगर एक आदमी रिटेल का बिजनेस करता है, खुद ओनर है, उसको पैसे की और ज़रूरत पड़ती है, और कैपिटल चाहिए उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और ज़रा वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कैसे वो एक्सीलेंस हासिल करे जिससे कि उसको और पैसा मिल सके, अपने आप को कैसे मार्केटिंग कर सके जिससे कि और वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा दे सकें, बैंक्स पैसा दे सकें। तो ये भी एक एक्सीलेंस का भाग ही है, हाउ टू अचीव मोर एक्सीलेंस इन एवरीथिंग। In this new competitive world, how can a new entrepreneur can face the competition? एक ही मंत्र है, कंपटीशन हो, अगर आप एक्सीलेंस करते जाएंगे तभी आप कंपटीशन में भी टिक पाएंगे। What do we require to do in order to exceed? Because we need to survive anyway. कुछ बन के दिखाएंगे तो पेरेंट्स भी खुश होंगे। Sir, I have a question. You talked about कि आजकल, especially when it comes to the field of academics, we students are being forced to take a particular stream, so which our parents like. At times, it's because of the fact that we're not able to afford whatever our talent. Because it's very costly for us to achieve what we want to achieve, and that's why we end up taking some stream or course which we are not interested. तो उस time पे what do we require to do in order to exceed? Because we need to survive anyway. मेरे ख्याल से तो आपको अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरा टैलेंट अंदर से ये कहता है, मैं ये करना चाहती हूँ, और आप जो करने के लिए कह रहे हैं इसमें मैं मेहनत करके पढ़ तो लूँगी, लेकिन एक्सेलेंट अचीव नहीं कर पाऊंगी, एक्सेलेंस अचीव नहीं कर पाएंगे। और आप करिए ना, उसको आप करिए और कुछ बन के दिखाएंगे तो पेरेंट्स भी खुश होंगे और वो भी एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि रादर वो उनको प्राइड फील होगा कि माय डॉटर, जिनको मैंने ये कहा था ये करने के लिए, लेकिन उसने अपनी बलबूते पर, अपनी हिम्मत पर, अपना कोशिश करके ये किया और उससे
देखिए आज वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। सर आप देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच हेल्प टू असिस्ट अ बिजनेस, आपने किस फैक्टर पे सबसे ज़्यादा जोर दिया सर? आपने ह्यूमन पावर को ज़्यादा अच्छे से कंसीडर किया, एंटरप्रेन्योरशिप को किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपने ज़्यादा ध्यान लगाया? सर आपकी सक्सेस का राज क्या है सर, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं पहले शो में भी कह चुका हूँ कि अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाए। तो वही है जी, वही मैंने किया, और कुछ मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की जी। सर आप बताइए कि आपके लाइफ में वो ऐसा कौन सा पॉइंट आया था जब आपको भी डर लगा कि यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैंने ज़िंदगी में शुरू में पहली बार जब बड़ा रिस्क लिया तो समझिए कि कैलकुलेशन अगर हमने की तो उस बिज़नेस को करने में हम करीब 10 लाख रुपया तक नुकसान कर सकते थे, और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। तो उस पर विचार किया, अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह है, जो कुछ है वो अगर बेचें तो कितने की बिकेगी। तो उसमें लगा कि 5-6 लाख रुपए की बिक सकती है। और फिर कुछ 4-5 दोस्तों से बात की, कुछ 1-2 लोग कामयाब भी थे, अच्छे फाइनेंशियल मनी घर से थे, जिनकी कि पहले मैंने कभी मदद की थी। ऐसे कुछ लोगों से किया तो लगभग मुझे लगा कि 10 लाख रुपए अगर मैंने ये बिज़नेस किया और फेल हो गया तो अपने मकान बेचकर, अपना ये सब करके और इन दोस्तों से लेके 10 लाख रुपया चुका पाऊंगा। जिस समय मेरे मन में ये आ गया, उस समय फिर रिस्क लेने में मुझे कोई हिचक नहीं हुई, और वो रिस्क लेके बिज़नेस किया। कामयाबी मिल गई, ना वो बेचने की ज़रूरत पड़ी, ना मांगने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं ये कहूँगा कि रिस्क आप लें, लेकिन उस रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उसको आप झेल सकते हैं कि नहीं किसी भी रूप से, वो ज़रूर तय करें। एक लॉयर सर खुद में एक एंटरप्रेन्योर होता है, तो व्हाट आर दोज टैलेंट लाइक सॉफ्ट स्किल्स जो एक लॉयर को अपनानी चाहिए एट सच यंग एज, विच लाइक यू डिड एट द एज ऑफ 17, so that he can become a later a successful manager in entrepreneuring himself and selling himself? I would say that we have 3 kinds of talent which exists if you map the talents. There is a striving talent, there is a relating talent, and then there is a thinking talent. And the striving talent explains why of a person. जैसे हम बात करते हैं ना भाई, वो अरे वो चीज़ क्या है, so this explains why of a person. और जो उसके बाद जो थिंकिंग टैलेंट है वो एक्सप्लेन करता है हाउ ऑफ ए पर्सन, हाउ इज दिस पर्सन बिहेव्स, हाउ डज ही परफॉर्म, how is he as a person, and then comes to your relating talent, that is who of a person. Mr. Navneet is online from Noida. Yes, Navneet, बताइए आपका क्वेश्चन। सर मैं डायरेक्ट सेल्स टीम में लगभग 7 साल से हूँ सर, और मैं स्टेप बाय स्टेप पहुँचा नोएडा टीम में सीनियर टीम लीडर हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं स्टेप आगे बढ़ता हूँ सर, मेरे बॉस लोग मुझसे कहते हैं कि तुम एक अच्छे सेल्स पर्सन हो लेकिन टीम लीडर अच्छे नहीं हो, जबकि बिजनेस में मैं अच्छा बिजनेस दे भी रहा हूँ जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, फिर भी मेरे बॉस पता नहीं मुझे क्यों कहते हैं, मैं ऐसा समझ नहीं पाया सर। अरे वाह, आपका प्रश्न बड़े टाइम पे है, हम यहाँ भी यही डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ों में। इसका मतलब आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी या लीडरशिप का टैलेंट नहीं है,
लेकिन आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हैं। हाँ जी सर, ऐसा बहुत बोलते हैं सर, लेकिन मुझे नहीं लगता सर। आपको क्या लगता है? क्योंकि सर मैं देखिए, मेरा जो जिस हिसाब से मेरा प्रोफाइल है कि मेरे हर टीम मेंबर का जो बिजनेस है वो पूरा होना चाहिए, उनको प्रमोशन भी मिलना चाहिए, वो मेरे टीम में मिलता है। मैं खुद भी ग्रो कर रहा हूँ सर, मैं भी एक सेल्स बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से आज सीनियर टीम लीडर तक पहुँच गया हूँ, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को पता नहीं क्यों लगता, मेरे को ऐसा समझ नहीं पाया। तो आज का शो देखिएगा और आपकी बात का जवाब हम आज के शो के दौरान में देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नमस्कार सर। सर 2 दिन पहले जी टीवी ने शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर के बेटों के लिए, बहुत अच्छी पहल लगी। पुनीत गोयनका जी, अमिताभ बच्चन जी के मैंने विचार सुने, अच्छा लगा। सर मैं भी चाहता हूँ कि हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ, हरियाणा में रह के ऐसे एनजीओ चलाऊँ और मेरा काम ये देश सेवा के लिए मैं करना चाहता हूँ। मुझे गाइड कीजिए सर, मैं क्या करूँ? हमारा सबका फर्ज है, हम जिस फील्ड में हैं अपने रूप से जो कर सकते हैं हमको अपने देश के लिए करना चाहिए। और भी बहुत से लोग हैं, ऐसा कोई मैं अकेला नहीं हूँ। तो आपको मैं एक एडवाइस करूँगा, आपके यहाँ अगर आप डॉट लॉग करेंगे नेट के ऊपर तो डीएनए ऑफ कुरुक्षेत्र यस सर। ऐसा वेबसाइट का है, जी सर। उस पर लॉग इन कर लीजिए। जी सर। उस पर आपको जो आप करना चाहते हैं उसको करने की पूरी सुविधा है। जी सर, थैंक हम यू। लोगों को पूरे देश में जोड़ रहे हैं। ये एक हमने प्रयास शुरू किया 6 महीने पहले, आई एम इन, और उसके बाद हमने उसको जोड़ दिया आई एम इन डीएनए ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अभी हम लोग 50 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच चुके हैं, और भी जगह सब जा रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र मुझे याद है कि इज वन ऑफ देम। Sir, very good afternoon, sir. First of all, I tell you one thing, sir. I really, I never miss your show, and your speeches are very, very motivational. My question is this: कि how can a new entrepreneur can face the competition in this new competitive world? यस, आज का सब्जेक्ट जो है ना कि हाउ टू अचीव एक्सीलेंस, यही एक मात्र है, एक ही मंत्र है। कंपटीशन हो, अगर आप एक्सीलेंस करते जाएंगे तभी आप कंपटीशन में भी टिक पाएंगे, तभी आप अपने आप को अच्छे रूप से समझ पाएंगे। हमारे युवा पीढ़ी जो आज बर्बाद हो रही है हमारे देश में, वो 3 डीज की वजह से। फर्स्ट डी इज डिप्रेशन, सेकेंड डी इज ड्रग्स, थर्ड डी इज अनटाइमली डेथ अमॉन्ग्स द यंग। वेलकम बैक। अभी मैं बुलाता हूं आपके बीच में डॉक्टर माचिसवाला। आइए, आपका स्वागत है। वेलकम। ब्यूटीफुल मीटिंग है सर। थैंक यू। थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दीजिए, फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे कोई प्रश्न हो तो पूछें, और फिर आपको जो कहना हो कहिए। वंडरफुल। मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ अब्दुल्ला माचिसवाला। मैं 56 साल का हूँ। मैं मुंबई में जे हॉस्पिटल, एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, वहाँ मैं पार्ट टाइम प्रोफेसर हूँ। और मसीना हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ का मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पे यंग जनरेशन के साथ, राइट फ्रॉम स्कूल के बच्चों से लेके कॉलेज, कॉर्पोरेट्स एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, in creating awareness about mental health, not mental illness, but mental health, in creating awareness about stress, about depression and about drugs. हमारे युवा पीढ़ी जो आज बर्बाद हो रही है हमारे देश में, वो 3 डीज की वजह से। फर्स्ट डी इज डिप्रेशन, सेकेंड डी इज ड्रग्स, थर्ड डी इज अनटाइमली डेथ अमॉन्ग्स द यंग। एंड व्हेन आई से अनटाइमली डेथ मीन्स सुइसाइड्स। हाँ, तो ये जो 3 डीज हमारे यंग जनरेशन, आप लोग देख रहे होगे कि सुइसाइड छोटे छोटे 8 साल के बच्चे भी कर रहे हैं। एक ज़माना था कि 45-50 की उम्र के लोग करते थे, फिर यंग औरतें करती थी जिनको डाउरी के ऊपर टॉर्चर किया जाता था।
मगर आज यंग बच्चे, ऐसे बच्चे कि अगर उनको नया 40,000 रुपये का मोबाइल फोन नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेते हैं। माय गॉड। और जितने भी वेहिकुलर टू व्हीलर एक्सीडेंट्स अगर इंडिया में हो रहे हैं सबसे ज्यादा, तो वो एज है 15 से 25 के बीच का। आई डोंट थिंक सो 40-45 वाला जो बेचारा लैम्ब्रेटा स्कूटर चलाता है वो बहुत अच्छे से चलाता है, वो नहीं होता है, मगर 15 to 25 के एज वाले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स में हो रहे हैं। डिप्रेशन, WHO ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया डिप्रेशन इज नंबर 1 इलनेस इन द वर्ल्ड। कार्डियक डिजीज नंबर 2 पे आ गई, ट्यूबरकुलोसिस वापस आ गई है, नहीं तो खत्म हो गए थे हमारे देश में। अमेरिका में लगभग 45% लोग इन वन फॉर्म और दी अदर ड्रग्स की दवाई लेते हैं और डिप्रेशन की। यहाँ पे बैठे हुए लोगों से पूछेंगे आपको जो प्रश्न है तो बताइए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द यंग बॉय। सर, आपने जैसे डिप्रेशन और सुसाइड की बात की है, तो सर ऐसा फेज हर इंसान में आता है कि वो कभी डिप्रेशन के दौर से गुजरता है, तो सर इंसान ने उस फेज के दौरान ऐसा क्या करना चाहिए कि वो वापस अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाए, फिर से वो अपना काम अपने तौर तरीके पे कर पाए ताकि वो फिर सक्सेसफुल हो पाए? वेरी गुड। हाँ, तो एक तो ये कि भाई देखो, डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन 2 हफ्ते तक का इज एक्सेप्टेबल, नेचुरल। हाँ, अगर मैं मान लो कि मेरी कोई एग्जाम में फेल हो गया तो आई माइट फील लिटिल डिप्रेस, मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ होगा तो आई माइट फील लिटिल डिप्रेस, मगर ये 2 हफ्ते के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जहां 2 हफ्ते के ऊपर जाएगा तो उसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहेंगे। जो आपने प्रश्न पूछा, वो सुसाइडल टेंडेंसी जिस समय में आती है, उस समय यदि वो किसी से बात कर ले या दूसरा कोई समझ ले कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, वो उससे कुछ भी बात कर ले तो सुसाइडल टेंडेंसी चली जाती है, विद इन सेकेंड्स चली जाती है। हम आपको बताएं कि अमेरिका में हम एक हेल्पलाइन चलाते हैं, हमारी अमेरिका की कंपनी अपने ग्रुप की, वी कॉल इट कंपेनियन। ऐसे हमने करीब करीब 6 केसेस पिछले 4 महीने में सेव किए हैं जो सुसाइड करने वाले थे। तो कॉल सेंटर पे वो सामने कॉलर है और वो कह रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, क्राइंग एटसेट्रा एटसेट्रा, आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं आपको कॉल करूं, आपको बात करके बता दूं। तो हमारे यहाँ सिस्टम है, उन्होंने जैसे कुछ होता है तो सुपरवाइज़र को इशारा करते हैं, कुछ एक बटन हमने बनाया हुआ है, तो वो तुरंत कॉल कर देती पुलिस को उसके एड्रेस के साथ और उसको बात पे लगाए रखते हैं। उतनी देर में वो पुलिस पहुंच जाती है वहाँ और उसको बचा लेती है। 6 लोग ऐसे हमने बचाए, सिर्फ बात करने की बात। वर्थ इट। My question is, when a person starts from a low level, let's take the example of Dr. Subhash. When he started his career, उन्होंने बहुत कुछ देखा अपनी करियर में। जब आज वो बहुत सक्सेसफुल है, इस सक्सेस तक आते आते he saw many ups and downs. Definitely, आपने देखे होंगे सर। जरूर। तो सर, how to deal with failures? Failure may be inevitable, but failure is not a rule. One, हाँ. Second, success is again also relative. हाँ, I mean किसी आपके दिमाग में सक्सेस यानी मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी हो तो आई एम सक्सेसफुल, और मेरे लिए सक्सेस यानी मैंने आज की मेरी जिम्मेवारी अच्छे से निभाई तो मैं सक्सेसफुल। हाँ, तो सक्सेसफुल कुड बी रिलेटिव, फेलियर इज नॉट अ रूल। हाँ, बट फेलियर अगर आता है तो हाउ नॉट टू क्रम्बल डाउन। एवरी फेलियर, एवरी मिस्टेक से हमें सीखना है, हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट में नहीं जाना है। हाँ, अगर हम गिल्ट में और डिप्रेशन में और बैक में ही रह गए तो हम आगे का स्टेप ले नहीं पाएंगे। बट इफ यू हैव फेल्ड, यू हैव टू वर्क ऑन इट कि मैं कहाँ पे, आफ्टर सम टाइम जो थोड़ा बहुत रोना धोना जो भी होगा, उसके बाद यू आर गोइंग टू सिट डाउन, यू आर गोइंग टू ऑन योर ओन ऑल्सो थिंक कि अब कहाँ रह गया था कि जिसकी वजह से मैं फेल हुई और मुझे आगे क्या करना चाहिए। फेलियर हो या सक्सेस, दोनों ही चीज़ों, दोनों ही स्थिति में समानता बनाए रखें। उसका मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गया किसी चीज़ में, डोंट लूज योर, मतलब ये नहीं हो कि आप खुशी से पागल ही हो जाएं और एकदम ऊंचर पड़ें और एरोगेंस आ जाए। और जब फेलियर हो तब भी उसको एक्सेप्ट करें कि यस मैंने फेल किया, इस चीज़ में मुझे फेलियर मिला, उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करते ही आप उसको ठीक से हैंडल कर पाएंगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो अपना फेलियर और उस फेलियर का आप दोषी किसी दूसरे को मानते हो, अपने आप को
फिर भी आप फेलियर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, तभी आपको ज़्यादा समस्याएं आती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर उससे शुरू होती है। With these few words, thank you very much for calling me, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो इसके साथ ही आप सबको की तरफ से और मेरी तरफ से आई थैंक डॉक्टर माचिसवाला टू हैव टेकन टाइम एंड कम एंड ज्वाइन विद अस। मेरे हिसाब से देयर आर 4 key things to success. What in certain situations should a person do when he has that talent, he has the excellence, but yet he is not having such connections with it in order to achieve something in life? मेरे हिसाब से देयर आर 4 key things to success. वो सभी के लिए, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हों, चाहे आप बिजनेस करने की इच्छा रखते हों, आपको अपने कंसेप्ट को बेचना हो, किसी बैंकर को, किसी से पैसा लेना हो, कुछ भी करना हो, तो हाउ डू यू अचीव एक्सीलेंस, उसके लिए 4 की मैंने बनाई। एक तो टैलेंट को पहचानिए, खुद के टैलेंट को पहचानिए, उसके अनुसार ही अपना बिजनेस तय करें, उसके अनुसार अपनी लाइन तय करें। यदि आप एक मैनेजर हो अपनी कंपनी में, आप अगर हायर करते हो कंपनी के लिए, तो टैलेंट के लिए हायर कीजिए, सेलेक्ट फॉर द टैलेंट। दूसरी चीज़ हमने कही कि डिफाइन द राइट आउटकम। ये तय करिए कि आपको अपने आप से क्या चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। उसी प्रकार से यदि दूसरे के लिए आप कर रहे हैं और आप मैनेजर हों, तो दूसरे के लिए भी आप राइट आउटकम डिफाइन करिए। उनको कहिए कि आपसे मुझे क्या अपेक्षा है, क्या एक्सपेक्टेड है। डिफाइन द राइट आउटकम सो दैट दे कैन परफॉर्म एंड फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल। जैसे आप अपना टैलेंट पहचान रहे हैं, वैसे ही आपको पता है कि मेरे अंदर वीकनेस क्या है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, उसी के अनुसार काम कीजिए। स्ट्रेंथ और टैलेंट के बिना, और ये दोनों जब जहाँ मिल जाएंगे, एक्सेलेंस इज डेफिनेटली एन आउटकम ऑफ। और देन एक जॉब की स्थिति में फाइंड द राइट फिट। और राइट फिट कैसे करना चाहिए, यानी राइट जॉब क्या हो आपके लिए, अगर अपना भी काम कर रहे हो या किसी और से भी आपको काम कराना हो, व्हाट इज़ द राइट फिट, उसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। एक एग्जांपल से समझिए, एक सेल्स मैनेजर था, उसकी अपनी टीम है। उससे पूछा गया, भाई तुम डिफाइन करो तुम्हारे 4 सक्सेसफुल लोग कौन हैं। तो जो मैनेजर, क्योंकि वो खुद सक्सेसफुल था, अपनी टीम को बड़ी अच्छे तरह से मैनेज करना जानता था, उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे तो मेरे सारी टीम का बढ़िया है, 30 लोग हैं मेरे पास, मेरी सारी टीम अच्छी है, 30 के 30 लोग अच्छे हैं। लेकिन फिर भी सवाल करने वाले ने कहा कि नहीं, आप फिर भी बताइए। तो उसने कहा कि सुनील है, 35 साल का लड़का है, उसको उसके अंदर एक बहुत खूबी है। वो खूबी क्या है कि वो एंटिसिपेट कर लेता है बातों को। कस्टमर को कुछ कहना नहीं पड़ता, उससे कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो कस्टमर की बातचीत देख के, हाव भाव देख के वो एंटिसिपेट करना अच्छा जानता है, एंड ही इज एबल टू गेट अ वेरी गुड हैप्पी कस्टमर। सो ये एक उसका खासियत हुई। एक बोले कि रमेश वैश करके है मेरे पास, बड़ा इनोसेंट दिखने वाला आदमी है। वो ये समझता है कि दिस होल वर्ल्ड इज अ वेरी फ्रेंडली वर्ल्ड, बड़ा प्यारा संसार ये है, इसके लोग बड़े प्यारे हैं। यानी वो कभी किसी को हेट कर ही नहीं सकता, कभी किसी के साथ गुस्सा कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से कस्टमर उससे डील करना चाहता है, पसंद करते हैं। तो दूसरा बोले कि ये मेरा एक खास आदमी है। एक है गीतिका, ये जो है ना लड़की, हालांकि इसका काम भी सेल्स का है, लेकिन ये 30 के 30 लोग जब भी उसको कोई समस्या होती है, वो उसके पास चले जाते हैं, गीतिका के पास।
यार इस बार तो ना मेरे महीने में ज़रा 200 रुपये खर्चे में कमी पड़ गई, वो चुपचाप दे देती है। कल मैं ज़रा 4 घंटा नहीं आऊँगा काम पे, यार मुझे कवर कर लेना। She will say, don't worry, I'll do your work. So like that. She is a very good team leader. अभी जो एक कॉलर ने प्रश्न किया था कि सर माय मैनेजर थिंक्स कि आई एम नॉट ए गुड लीडर, तो लीडरशिप इज़ अनदर फॉर्म ऑफ टैलेंट, लेकिन इसके अंदर अगर आप हेल्पफुल होंगे दूसरों को, दूसरे की हेल्प करना जानते हों, तो कोई कारण नहीं है कि आप अच्छे लीडर ना बन सके। एक है सोनिया, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, अच्छे मैनर्स हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उसका पता है उसे। जब वो कस्टमर के पास अपनी प्रोडक्ट बेचने जाती है तो उसका प्रोडक्ट की बात तो वो कस्टमर जो 2-5 मिनट में करके ख़त्म कर देता है, लेकिन फिर वो उससे बात करता है घंटों, आधा घंटा, देश में क्या चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इत्यादि इत्यादि। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एग्जाम्पल्स जो बताए ये एक टैलेंट्स थे अपने आप, हर एक आदमी में अलग अलग टैलेंट थे। That Sonia was so understanding. Her talent was of a service. Service is a striving talent in her. Some of you have got achiever as a talent. You want to achieve something. Some people would have competition as a talent. You always are competing with yourself. You are always wanting to do much better than what you have done. And things of that kind. So these are the things which we call them as a talent. Sir, you said to excel in management. Excellence in management means breaking the conventional rules and adopting the unconventional ways to do something. And business is all about management. My father is running a good business for more than 30 years, and he has a good experience, and he is my role model. But when I help in his business, then I have my some own ways, my unconventional ways. Obviously, he is following his ways to do a business, but how to deal with that situation that I will convince my father to adopt my ways. आपकी बात की जवाब का यहाँ है कि he wants to do things in unconventional manner. Yes. लेकिन वो conventional चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो रोकते हैं। ये बात मैंने यहाँ मुझे एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं हुई जब मैंने कहा कि मैंने ये कहा आपको कि I want to hire people only for talent. लेकिन मुझे 7 साल हो गए, अभी भी मेरी कंपनी में पूरी तरह नहीं बदल पाया हूँ। तो आपके पापा को या तो आप 4-5 दिन छुट्टी भेजिए कहीं और फिर उनके अपने हिसाब से काम कीजिए, देखिए, और उसके बाद अगर उनको रिजल्ट ठीक मिलेगा तो वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। I'll come back on to the how to become a good manager, how to attain excellence. मैंने आपको 4 बातें बताई जो कि आपने याद की, और उसको उन 4 बेसिक 4 कीज़ को इस्तेमाल कैसे करना और उन चाबियों को मास्टर की में कैसे बदलना, वो भी 4 चीज़ें ही हैं। जैसे हमने पहले वाले में कहा कि सेलेक्ट फॉर द राइट टैलेंट और डिफाइन द राइट आउटकम। राइट आउटकम जब हमने कहा डिफाइन करें, तो आउटकम ऐसा डिफाइन करें जो कि गोल हो, जो जहाँ पहुँचना है, उसका प्रोसेस डिफाइन मत करिए। आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं, पीछे बैठ के ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद कर दिया, आपने कहा कि मुझे कनॉट प्लेस ले चल भाई, पर आप बैठे हुए हैं बीच में, पीछे से उसको कह रहे हैं नहीं नहीं लेफ्ट ले लो, इधर से राइट से चले जाओ। आप उसको बार बार ड्राइवर को बैक साइड से प्रोसेस बताए जा रहे, और अगर देर हो गई वहाँ पहुँचने में, आपने टाइम दिया हुआ था, पहुँचने में देर हो गई, ड्राइवर क्या कहेगा? आप गुस्सा तो ड्राइवर पर कर लोगे, बेचारा गरीब है, वो सुन लेगा आपकी बात, लेकिन जवाबदार तो आप थे क्योंकि प्रोसेस आप ड्राइव कर रहे थे पीछे से। या तो कहते उसको भैया ड्राइवर साहब मुझे 20 मिनट बाद मेरी अपॉइंटमेंट है, कनॉट प्लेस ले चलो, और आप आंखें पीछे बंद करके बैठ जाते तो पहुंच जाते तो ठीक था। लेट होता तो भी आप इस बात के आपको अथॉरिटी थी कि आप उसको शायद डांट सकें, लेकिन जब आपने बैक साइड से उसको प्रोसेस डिफाइन करते रहे, फिर वो लेट हो गया तो उसके ऊपर चिल्लाने का हक आपका नहीं है। इसी प्रकार से कहूँगा कि सक्सेस की मास्टर की है
जब आप आउटकम डिफाइन करें तो प्रोसेस डिफाइन ना करें। और टैलेंट तो हमने बात कर ही दिया पहले आपसे, उसके लिए बेंचमार्क सेटअप करें एंड क्रिएट ए कॉमन लैंग्वेज अपने घर में, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में। इस प्रकार से बातें करें जो सबको उसी लेवल की समझ में आए। नहीं तो आज के दिन में हमारे अपने दिमाग कहीं और लगे होते हैं, फिल्टर अलग लगे होते हैं, वातावरण ऐसा जैसे अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात तो आपसे सभी से एक ही कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग आदमी आप में से अलग अलग बात समझते हैं। कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा आपको समझ में आने में। कहीं तो मैंने एक ही बात, उन्होंने कुछ अपने रूप से समझी, दूसरे ने दूसरे रूप से समझी, क्योंकि हमारे अपने फिल्टर्स लगे हुए हैं, अपनी सोच है, अपना विश्वास है अपने। इसीलिए मैंने कहा कि कन्वेंशनल एंड वो उनको अलग करिए। उनको अगर अप्लाई करते रहेंगे साथ साथ में तो फिर आपको अपनी तरफ से ही समझेंगे, अपने कन्वेंशनल के साथ ही जो मैं कह रहा हूँ उसको मिला के समझेंगे। इसीलिए आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देयर इज ए कॉमन लैंग्वेज, फ्लाइंग में, एविएशन फील्ड में देयर इज ए कॉमन लैंग्वेज, तो डिफेंस में देयर इज ए कॉमन लैंग्वेज, सो देयर इज नो रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। उसी तरीके से अगर आपका चाहे अपना व्यापार हो, चाहे अपना घर हो, चाहे अपना बिजनेस ऑफिस हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, इवन कॉलेजेस में, अपनी क्लासेस में, टीचर्स को भी चाहिए कि दे शुड मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सेम लैंग्वेज, सेम वे। इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट एंड बाय द टाइम आई विल कम बैक नेक्स्ट वीक दिवाली वुड बी ओवर, सो इसलिए आप सबको, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।